आपने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा। ये टॉपिक बहुत ही है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये टॉपिक हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, फिर वो आपका एकेडमिक एग्जाम हो, ठीक है, स्कूल महाविद्यालय विद्यालय का एग्जाम हो, या फिर आपका वन डे एग्जाम हो, एसएससी, आपका ये जो दरोगा वाला आता है, ठीक है, पुलिस की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं या टीचर की जितनी वैकेंसीज आती हैं, इन सभी के जितने भी पेपर होते हैं, उन सभी में आपका सामान्य हिंदी के अंतर्गत विराम चिन्ह से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो इसको मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है योगेश्वर, आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में जो एक विद्वान हुए हैं, कामता प्रसाद, ठीक है, तो उन्होंने विराम चिन्ह को परिभाषित किया है। वैसे भी तो कई विद्वानों ने परिभाषित किया, लेकिन जो जिनको माना जाता है वो है कामता प्रसाद। ठीक है, तो कामता प्रसाद ने विराम चिन्ह को इंग्लिश से लिया हुआ बताया है। जो अंग्रेजी है आपका, उस अंग्रेजी से लिया हुआ बताया है। ठीक है, तो वो ये मानते थे। अब इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा है इसकी, लिखित भाषा में भावों की स्पष्टता, ठहराव तथा अर्थबोध के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब आचार्य कामता प्रसाद के अनुसार हिंदी में कुल 20, कितने, 20, ये देखिए 20 विराम चिन्ह होते हैं। इनके अनुसार लगभग सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी से निकले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक, जबकि पूर्ण विराम आप जब कुछ भी लिखते हो हिंदी में, तो सबसे ज्यादा प्रयोग करते हो इसका, ये विराम। जैसे राम घर जाता है, विराम। राम घर जाकर कपड़े बदलता है, विराम। कपड़े बदलने के बाद वह खाना खाता है, विराम। तो इस विराम शब्द का प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं, इसको पूर्ण विराम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जबकि पूर्ण विराम हिंदी का मूल और सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला प्राचीनतम विराम चिन्ह है, ये ध्यान रखिएगा, प्राचीनतम विराम चिन्ह है। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न कि कामता प्रसाद कौन है। कामता प्रसाद हिंदी के एक मशहूर विद्वान है। ठीक, उसके अलावा कामता प्रसाद के अनुसार हिंदी के कितने विराम चिन्ह हैं, तो कामता प्रसाद के अनुसार 20 विराम चिन्ह हैं। ठीक, दो प्रश्न हो गए। तीसरा, अंग्रेजी से लिए गए, मतलब जो विराम चिन्ह है वो किस भाषा से लिए गए कामता प्रसाद के अनुसार, तो कामता प्रसाद के अनुसार सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी से लिए गए, सिर्फ एक को छोड़कर। कौन सा, विराम चिन्ह, या यूं कहे कि पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर बाकी सभी जो है अंग्रेजी से लिए गए हैं। ठीक है, तो एक सवाल ये बनेगा कि कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी का विराम चिन्ह है। ठीक है, तो वो आएगा पूर्ण विराम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कामता प्रसाद ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं, लेकिन हम सारे यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सभी नहीं पूछ जाते हैं। वैसे तो 15 से 16 पूछ जाते हैं, पर मैंने यहाँ पर दो तीन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए ताकि आपको उनकी भी जानकारी हो जाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे अल्प विराम। ठीक है, ये देखिए, पहला है अल्प विराम, दूसरा है अर्ध विराम। इनके सामने मैंने चिन्ह इनके बना रखे हैं, इनके जो सिंबल हैं मैंने बना रखे हैं। ठीक है, ये देखिए अल्प विराम, ये क्वामा होता है, इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं क्वामा। अर्ध विराम में जो क्वामा होता है उसके ऊपर बिंदी लगी हुई होती है। ठीक है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अभी हमने चर्चा की। अल्प अप विराम, ठीक, ये अप विराम जो होता है ये देखिए, ये दो बिंदी होती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति कोई कथन बोल रहा होता है तो उसके कथन को हम हूबहू वैसा ही लिखते हैं, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। एकांकी जो होता है आपका हिंदी में, उसमें सबसे ज्यादा ये प्रयोग होता है। पत्र में प्रयोग होता है जब हम विषय लिखते हैं। ठीक है, और अगला देखिए, अगला है पांचवा विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये तो आपने देखा ही है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी आप पहचानते हैं। कोष्ठक, ये भी आप पहचानते हैं। ये कोष्ठक कई तरह के होते हैं, पर ये वाला जो कोष्ठक है हम इसकी बात कर रहा है, ये देखिए सिंबल बना हुआ है। ठीक, अगला है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपका ये देखिए हल्का सा ऐसा होता है। ठीक, ये योजक, ये आपका शब्द, ये शब्द है, बीच में योजक लगता है। अरे ऐसे समझिए, हमने जब बहुब्रीहि समास पढ़ा था तो हमने उसके बीच में जो लगा रहे थे शब्द में, शब्दों के बीच में, वो योजक चिन्ह होता है। ठीक है, उसको अंग्रेजी में, ये शब्द आपका जो लिखा हुआ है ये अंग्रेजी में प्रयोग होता है उसके लिए।
ठीक है, हाइपन, हिंदी में उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, चलिए 8 हो गए आपके। और देखिए अगले है आपका, ये देखिए उदाहरण चिन्ह। ठीक है, उदाहरण चिन्ह के लिए जब हम ये देखिए, इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कामा। डबल इन्वर्टेड कामा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक, डबल इन्वर्टेड कामा ये। ठीक, उसके बाद संक्षेप बिंदु। जब हम किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखना चाहते हैं तो हम उस वर्ड का मतलब उस पूरे शब्द का एक पहला वर्ड लिखते हैं और उसके आगे लिख देते हैं। जैसे जैसे ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये डॉक्टर लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको हम बार बार डॉक्टर नहीं लिख सकते। किसी मान लीजिए हम कोई कहानी लिख रहे हैं उसमें बार बार डॉक्टर शब्द आ रहा है तो हम डॉक्टर पूरा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे उसको संक्षेप। संक्षेप में ये देखिए, ये आ गया। इसकी बात कर रहे हैं, ये जो हमने ये जो लिखा है, ये जो सिंबल बना हुआ है, जो चिन्ह बना हुआ है, ये हमने शब्द को छोटा करके लिखते हैं तो इसके बता रहा है यहाँ पे, ये देखिए संक्षेप चिन्ह। ठीक है, तो हमने संक्षेप कर दिया, ये देखिए दिख रहा है, संक्षेप कर दिया इसको। ठीक है, अगला देखिए, अगला है विवरण या आदेश चिन्ह। ठीक है, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह। ठीक है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, विस्मय या त्रुटि पूरक चिन्ह, अपग्रह, तुल्यता चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। इन सभी 18 पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, उनके उदाहरण, उनकी परिभाषा और उनकी जो ट्रिक्स होती है उन सभी को हम अभी देखेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा विराम चिन्ह की परिभाषा, उदाहरण और ट्रिक, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है अल्प विराम। ठीक है, सबसे पहला अल्प विराम हमारा दिया हुआ था तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए ये आपका अल्प विराम है और ये देखिए इसका जो सिंबल है, ये मैंने ब्रैकेट में उसको कलर के साथ उसको दिखा रखा है ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें। ठीक है, ये कॉमा होता है, अंग्रेजी में आप इसको कॉमा बोलते हैं, उसमें आपने ज्यादा सुना होगा। अंग्रेजी में आप लिखते हैं तब भी आप कॉमा ही बोलते हैं, ये होता है अल्प विराम। ठीक, इसकी परिभाषा देखिए, परिभाषा वाक्य में हल्का सा ठहराव। कैसे बोलकर देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण है राम, श्याम और मोहन आए। देखिए हल्का सा ठहराव आ रहा है, राम, श्याम और मोहन आए। श्याम के बाद और सीधे निकल रहा है, लेकिन राम और श्याम के बीच में थोड़ा सा ठहराव है, राम, श्याम और मोहन आए। ठीक है, ये जो ठहराव, हल्का सा रुकाव हम लेते हैं तो ये यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, और ट्रिक तो आपने देखी है, ट्रिक यही है कि इसका जो सिंबल होता है तो इसको पहचान लीजिए। ठीक है, और एग्जाम टिप्स इसकी क्या है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये अल्प विराम, ये बीच में हल्का सा ठहराव लेता है, हल्का सा रोकता है किसी बात को, तो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला ये भी जो है अल्प विराम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अर्धविराम। ठीक, अर्धविराम क्या है देखते हैं। परिभाषा, अल्प और पूर्ण विराम के बीच का ठहराव। मतलब जो हमारा अल्प विराम था जिस पे हमने भी चर्चा की, क्या, कॉमा। ठीक, ये हमारा कॉमा, और ये देखिए पूरा वाक्य है, ये बीच में कॉमा है। ठीक, ये कॉमा है और ये पूर्ण विराम है आपका। इसके बीच में जो ठहराव आता है, ठीक, हल्का सा, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर आएगा, मतलब कॉमा के बाद और फुल स्टॉप से पहले, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अर्ध विराम। ठीक, चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण देखते हैं इसका। ठीक, उदाहरण इसका, मेहनत करो सफल हो गए। मेहनत करो सफल हो गए। ठीक, बीच में आया देख लीजिए। ठीक है, और ट्रिक क्या है, ट्रिक इसका सिंबल ही है, सिंबल ध्यान रखिए। ठीक है, अल्पविराम अलग होता है और अर्धविराम उसमें थोड़ी सी ऊपर बिंदी लगी होती है। ठीक, ट्रिक क्या है, बोर्ड परीक्षा पसंद करती है, मतलब बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। अगर आप स्कूल की नजर, आप स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपका हाई स्कूल, आपका 12th और 9th और 11th के जो प्री बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आपका हाफल एग्जाम्स होते हैं और जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स, उनमें भी सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको सिंबल के जरिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूर्ण विराम। ठीक, पूर्ण विराम क्या होता है, पूर्ण विराम वही जो हिंदी का मूल मूल चिन्ह है, कौन सा, ये देखिए, ये है विराम, ये विराम। ठीक, ये है विराम, ये
ये यहाँ पे रेड से बना हुआ है, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर जो रेड से है वो हमारा पूर्ण विराम कहलाता है। ठीक, परिभाषा देखिए, वाक्य की पूर्ण समाप्ति, जब वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको पूर्ण विराम कहते हैं, जब वाक्य पूर्ण हो जाता है। ठीक, उदाहरण, भारत मेरा देश है या भारत महान देश है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों के बीच जो अंत में होता है वहां पर आता है पूर्ण विराम। इस परिभाषा में देखिए वाक्य पूरा हो रहा है, वाक्य की पूर्ण समाप्ति, ये पूरा वाक्य जो है पूर्ण हो रहा है, तो इसके अंत में भी विराम आया है। ठीक, ट्रिक देखिए, बात खत्म, जब बात समाप्त होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, और एग्जाम टिप्स, हिंदी में फुल स्टॉप नहीं, ये हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका जो अंग्रेजी में जो फुल स्टॉप होता है, अंग्रेजी में ये होता है, खाली बिंदी लगा देते हैं, ये देखिए ये आपका वाक्य और ये बिंदी लगा देते हैं हल्की सी, तो आपका ये प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी में आपका ये होता है, तो कभी भी ये मत प्रयोग कीजिएगा हिंदी में। आजकल के जो वो हिंदी के विद्वान हैं आधुनिक समय के, वो इसका प्रयोग हिंदी में करने लगे हैं, पर ये उचित नहीं है। ये अगर आप किसी बड़े एग्जाम में बैठे हैं तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग वर्जित है हिंदी में। ठीक है, पूर्ण विराम हो गया। चलिए नंबर चौथा देखते हैं, उपविराम। अब ये उपविराम का क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम। दो बिंदियां आपको सिंबल दिख रहा होगा। ठीक है, परिभाषा, आगे स्पष्टीकरण या सूची। हम जब किसी चीज का स्पष्टीकरण दे रहे होते हैं तो उससे पहले बिंदी होती है, फिर उस बिंदी के आगे ये सिंबल जो लगा हुआ है, इसके आगे जो कथन कहा गया है वो सारा हमारा क्या है, वो स्पष्टीकरण है। हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं या कोई सूची दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर हम इसके आगे लिखते हैं, तो हम उसको पहचान लेते हैं आराम से। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण, रंग लाल, नीला, हरा। अब जैसे रंग, ये रंग है, रंग की चर्चा की जा रही है, तो आगे दिए जाने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारे रंग हैं। जैसे अ, अगला लिखते हैं वस्तु। वस्तु, अगर हम वस्तु लिख रहे हैं तो इसके आगे ये देखिए सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, चल आ गया, ये देखिए फिर से देखिए, ये लिखा हुआ वस्तु। ठीक, वस्तु लिखा हुआ है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हमने ये देखिए इसके सिंबल लगा दी, किसके, हमने लगा दी सिंबल इसके, तो इसके आगे जो भी चीजें आएंगी वो सारी क्या होंगी, वस्तु होंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं वस्तु से संबंधित, आगे जो भी चीजें हैं वो सारी वस्तु हैं। ठीक है, यहाँ पे खाद्य वस्तु लिखेंगे तो खाद्य वस्तु आएंगी, और हम यहाँ पे त्योहार लिखेंगे, आगे हमने ये सिंबल दे दिया उपविराम का, तो सारे त्योहार आएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम जब जैसे एकांकी जब लिखते हैं, तो एकांकी में जो कोई कथन कथन कहता है उसके कथन को पूर्ण वैसा का वैसा कह देना भी जो है एकांकी कहलाता है, मतलब उसमें भी प्रयोग करते हैं, उसमें भी विराम कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए राम। ठीक है, उसके आगे एकांकी में आपने देखा होगा ये बिंदु लगे होते हैं, और फिर राम जो कह रहा है उसकी बात कही गई है। ठीक है, और निबंध में भी इसका प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, चलिए विस्मयादि बोधक, सिंबल देख लीजिए। ठीक है, सिंबल आपके सामने है। ठीक है, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और परिभाषा देखते हैं इसकी। परिभाषा है हर्ष, शोक, आश्चर्य, मतलब मन के जो भाव होते हैं उनको व्यक्त करता है। ठीक है, जो वाक्य हर्ष, शोक, आश्चर्य या मन के किसी भी भाग को, आपके जो भाव हैं उनको अगर प्रदर्शित करता है, उनको बतलाता है, तो वह आपका कौन सा वाक्य होगा, विस्मयादि बोधक वाक्य होगा, और विस्मयादि बोधक वाक्य होगा तो विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होगा उसमें। ठीक है, ये आपकी पहचान होती है विस्मयादि बोधक की। ठीक, उदाहरण के लिए, उदाहरण है इसका वह, इसका उदाहरण है वाह क्या बात है। तो वाह के बाद देखिए एक भाव निकला, हमको देखकर, जैसे मान लीजिए वाह क्या बात है, हमने कोई चीज देखी तो वाह क्या बात है, तो ये हमारे मन का एक भाव व्यक्त कर रहा है। ठीक है, वाह क्या सुंदर लड़की है। ठीक है, तो ये जो भाव हमारे उमड़ रहा है, उस शब्द के पहले, सॉरी उस शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह भी नजर आता है, तो आप साफ देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, वाह के बाद लगा हुआ है। ठीक, और इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि इमोशन, इमोशन मतलब मैंने आपको बताया जो भाव होते हैं वो, और उसकी जो, ये देखिए मान लीजिए आपका भाव, ये आपका भाव है, भाव,
अब भाव आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक, गुस्सा, खुशी, दुख, हैरानी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो भाव है। अब उसके बाद आपका ये लगेगा सिंबल, ठीक। चलिए, भाववाचक वाक्य होते हैं, साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया वही बात कही गई, भाववाचक वाक्य जो है होते हैं। अगला देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। अभी प्रश्नवाचक वाक्य ये भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है, ये तो साधारण बच्चे भी जानते हैं। चलिए फिर भी देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं जिनमें सवाल किया जाता है, प्रश्न होता है, उनके साथ इसका प्रयोग होता है उसके अंत में वाक्य, ठीक है। परिभाषा, प्रश्न सूचक, इसमें शब्दों से हमें साफ पता चलता है कि प्रश्न किया जा रहा है, किसी से कुछ पूछा जा रहा है, किसी से कुछ सवाल किया जा रहा है, उसे प्रश्न सूचक सवाल कहते हैं, और उसी के साथ इसका जो चिन्ह है उसका प्रयोग होता है। इसका चिन्ह कहीं और प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो, आगे देखिए, आगे सिंबल लगा हुआ है इसका, क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। इसकी पहचान ये देखिए, ये पहचान होती है, ठीक? हंसी के जैसा दिखता है ये, ठीक है। सवाल, ट्रिक ये है कि इसमें सवाल किया जाता है, और आपका जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सॉरी साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, वो होता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। एग्जाम टिप्स क्या है, अप्रत्यक्ष प्रश्न में नहीं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रश्न किया जा रहा है तो उसमें प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से जो सवाल किया जा रहा है उसमें प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नंबर 7, कोष्ठक। कोष्ठक आपके सामने मैंने बना रखा है, और सभी में देखिए मैंने कोष्ठक ई गोल वाले प्रयोग किए हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोष्ठक ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसको दूसरा जो ब्रैकेट होता है उसको प्रयोग किया है, और कोष्ठक को रेड किया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये वाला कोष्ठक हम पढ़ रहे हैं रेड वाला, ठीक है, ना कि ये ब्लैक वाला, ठीक, ध्यान रखिएगा। परिभाषा, अतिरिक्त सूचना, जब हम कोई एक्स्ट्रा सूचना ऐड कर रहे होते हैं अपने वाक्य में, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण, कबीरदास, ठीक है, कबीरदास, आगे हम लिखते हैं ब्रैकेट में, क्या लिखते हैं, महान कवि। जो लोग नहीं जानते, या फिर हम यहाँ पे कबीरदास पे ज्यादा जोर देना चाहते हैं, उनका जो जिस वजह से वो प्रसिद्ध है, उसके उस व्यक्तित्व पे, उस व्यवसाय पर हम ज्यादा जोर देना चाहते हैं, इसलिए हमने लिखा है, ब्रैकेट का प्रयोग किया है, कबीरदास महान कवि थे, ठीक। तो इसकी ट्रिक क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही हुई है, कबीरदास की नॉर्मल चर्चा कर रहे थे, हमने बीच में लिख दिया महान कवि, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में लिखी जाती है, ठीक, तब ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और एग्जाम टिप्स यही है कि जीवन परिचय में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है। हिंदी में आपसे जब जीवन परिचय पूछे जाएंगे कवियों के, आपके गद्य के लेखक जो होते हैं, उनके जब आपसे जीवन परिचय पूछे जाएंगे, तो जीवन परिचय में सबसे ज्यादा इनका प्रयोग होता है। चाहे आप डेट्स लिखेंगे, चाहे आप उनके कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो ब्रैकेट में लिखी जाएगी, और ब्रैकेट में आप लिख रहे हैं तो उस ब्रैकेट में लिखी गई जानकारी को दूसरे पेन से लिखिएगा, ठीक है, ताकि वो हाईलाइट हो, ठीक है। चलिए अगला है योजक चिन्ह या हाइपन। ये योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह आपने अंग्रेजी में इसका नाम सुना होगा शायद, हाइपन, ठीक है। हाइपन और योजक चिन्ह, हाइपन अंग्रेजी शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द है, और ये हिंदी शब्द है, ठीक है। तो हम योजक चिन्ह लेकर चलेंगे क्योंकि हम हिंदी के व्याकरण से पढ़ रहे हैं। तो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह की परिभाषा, शब्दों को जुड़ना, ठीक। उदाहरण के लिए दिन रात, ठीक है, बीच में देखिए जो दिन और रात के बीच में प्रयोग हो रहा है, दिन और रात के बीच में प्रयोग हो रहा है, ये क्या है, ये हमारा योजक चिन्ह है, ठीक। अब इसकी हम ट्रिक देखते हैं, ट्रिक है इसकी जोड़ना, ठीक, ये दो शब्दों को जोड़ता है, बीच में आता है। एग्जाम टिप्स, समास में काम आता है, सबसे ज्यादा समास में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया समास में आता है। उदाहरण चिन्ह, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते होंगे, अभी जैसे मैंने तो अभी आपको यही पढ़ाया है। तो इसमें जो डबल इन्वर्टेड कामा जो होता है, किसी भी कथन को हम हुबहू उतारते हैं तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे परिभाषा देखिए इसकी पहले, किसी का कथन, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया किसी कथन को हम हुबहू कहते हैं, कि राम ने कहा, ठीक, आगे ब्रैकेट में जो उसका जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसमें हम लिखेंगे जो भी बात कही गई हुबहू, हम उस पर कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, गांधी जी ने कहा सत्य बोलो, ठीक है, फिलहाल तो महात्मा बुद्ध ने कहा था, तो गांधी जी ने कहा सत्य बोलो, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कहा सत्य बोलो, तो महात्मा बुद्ध ने जो कहा सत्य बोलो, तो उसमें हम क्या करेंगे, महात्मा बुद्ध ने, बुद्ध,
बुद्ध ने कहा। ये जो कहा है, बुद्ध की हम बात कह रहे हैं, हम अपने पास से कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। तो कॉमा, क्योंकि अगला वाक्य शुरू हो रहा है, क्या कहा? ये देखिए डबल इनवर्ट कॉमा, ये जो हम उदाहरण चिन्ह की बात कर रहे हैं। सत्य बोलो, सत्य बोलो। ठीक है? अब यहाँ पे प्रयोग हुआ, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने प्रयोग किया है। ये तभी प्रयोग होता है जब हम किसी की भी कथन को, किसी भी वाक्य को जैसा कि वो है वैसा का वैसा कह देना, वो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है? इसकी ट्रिक देखिए, डायरेक्ट स्पीच में जैसे मैंने आपको बताया, नरेशन जो होता है आपका, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है अंग्रेजी में, उसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है उसमें। ठीक है? और एग्जाम टिप्स ये हैं जो कथन प्रश्न में होता है, उसको हम हूबहू बताने के लिए, दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है? चलिए, नंबर 10, संक्षेप चिन्ह। संक्षेप चिन्ह क्या होता है? संक्षेप चिन्ह, आपको चिन्ह इसका आगे दिखाई दे रहा है। ठीक है? इसके आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। परिभाषा देखिए, परिभाषा में और उसके शब्द में साफ साफ लिखा है संक्षेप चिन्ह। ये किसी भी चीज को शॉर्ट कर देता है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर ये डॉक्टर है। ठीक, डॉक्टर अम्बेडकर का ये डॉक्टर पूरा। अब हम इस पूरे को यहाँ पर लिखेंगे तो उचित नहीं लग रहा है। और हम जैसे मान लीजिए डॉक्टर अम्बेडकर पे कुछ किताब लिख रहे हैं, या उनका जीवन परिचय लिख रहे हैं, या उनकी उपलब्धियों पर कुछ लिख रहे हैं, तो बार बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर ये शब्द नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, उसका शॉर्टकट प्रयोग करेंगे। शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट होगा, ये देखिए, ये यहाँ पे हमने जो शॉर्टकट है, ये भी डॉक्टर कहलाएगा। तो ये जो चिन्ह लगा है, ये संक्षेप का चिन्ह है। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक? तो इसकी ट्रिक क्या है? शॉर्ट फॉर्म, सीधी सी बात है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है डॉक्टर की। ठीक है? ये शॉर्ट फॉर्म की डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म है, और सामान्य ज्ञान में आता है। ठीक है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हर कोई जानता है, प्रयोग करता है। विवरण या आदेश चिन्ह क्या होता है? विवरण या आदेश चिन्ह, सिंबल आपके सामने है। ठीक है? दो बिंदु होती हैं, और उसके आगे हल्का सा जैसे योजक था आपका, वैसा होता है। ठीक, ये आपका। अब परिभाषा देखते हैं। परिभाषा इसकी, आदेश या निर्देश देना होता है। ठीक, जैसे उदाहरण देखते हैं, सूचना, कल अवकाश रहेगा। ये एक निर्देश है। ठीक है? ये एक तरीके का सूचना दी जा रही है इसमें, तो यहाँ पर ये प्रयोग हो रहा है, ये देखिए। ठीक है? ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि नोटिस, जब हम कोई नोटिस जारी करते हैं तो उस नोटिस में प्रयोग किया जाता है। ठीक, और नोटिस लेखन, जब आप एग्जाम में नोटिस लेखन लिखने को आएगा, तब उसमें ये इसका प्रयोग होगा। ठीक है? आप खुद प्रयोग करेंगे उसका। ठीक, रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह क्या होता है? रेखांकन चिन्ह, जैसे ये वाक्य है, ये नहीं, ये लीजिए, ये वाक्य, ये आपका वाक्य है। अब यहाँ पर हम रेखांकित करते हैं इस वाक्य को। जैसे ये वाक्य कोई लिखा हुआ है, इस इतने को हमने रेखांकित कर दिया, तो पूछा जाता है ये रेखांकित भाग को परिवर्तित कीजिए। ठीक है? तो हाईलाइट करने के लिए किसी चीज को हम क्या करते हैं? हाईलाइट करने के लिए ट्रिक देखिए, इसकी ट्रिक क्या है? विशेष शब्द पर बल, ये जितना हमने हाईलाइट कर रखा है उस पर हम बल दे रहे हैं। ठीक है? और उदाहरण के लिए, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। अब इसमें इसमें थोड़ा एडिट पे थोड़ा इशू हुआ है, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे ये ईमानदार लिखा हुआ है, तो ये ईमानदार पर मैंने क्या कर दिया है? ये रेखांकन चिन्ह खींच दिया नीचे। यही चिन्ह है आपका, ये जो रेखांकन चिन्ह है, इसको मैंने यहाँ ईमानदार के नीचे लगा दिया। अब इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको, ईमानदार को, वह ईमानदार है। तो क्या ट्रिक क्या हुई इसकी? ट्रिक हुई हाईलाइट करना, किसी चीज को दिखाना, उभारना। ठीक है? एग्जाम टिप्स बहुत कम पूछा जाता है, इतना कुछ खास नहीं है। आप जब वनडे एग्जाम देते हैं, तो वनडे एग्जाम में, ये एग्जाम में जो आपका सवाल होता है पहले से लगा हुआ आता है। सवाल ऐसा होता है कि जो रेखांकित, उपरोक्त रेखांकित जो वाक्य है उसमें जो रेखांकित शब्द है, उसको विलोम शब्द में बदलिए, उसके पर्यायवाची लिखिए, उसका सन्धि विच्छेद कीजिए। इस तरीके के सवाल आते हैं वनडे एग्जाम्स में आपके। ठीक है? तो अगला देखिए, 13, नंबर 13। ठीक है? ये है आपका लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है? लोप से आप समझ पा रहे होंगे, लोप का मतलब होता है, ये देखिए, लोप का मतलब होता है, लोप का मतलब होता है गायब। क्या होता है? गायब। कैसे समझते हैं?
परिभाषा, शब्दों का लोप होता है, मतलब शब्द वहाँ पे गायब हो जाते हैं, ठीक है, या उनका हम प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम उनको हटा देते हैं, उनका प्रयोग नहीं करते, तो हम इसका बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कह रही थी ना कि, आगे हमने छोड़ दिया, उसका हमने वाक्य छोड़ दिया। अब इसका और हम देखिए, ट्रिक तो इसका है अधूरा भाव, ठीक है, लेकिन मैं अपने पास से आपको कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ, सुनिए। लोप चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? जैसे मान लीजिए, ये एक कहानी है, आप एक छोटी सी कहानी लिख रहा हो, उस कहानी में कहीं पर अपशब्द हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई पात्र है, कोई कैरेक्टर है आपकी कहानी का, वो किसी को कोई गाली दे रहा है, तो उस गाली में आप, साहित्य में गाली नहीं दी जाती है, तो उस गाली की जगह पर ये आपका रेखांकित चिन्ह, सॉरी, जो लोप चिन्ह है वो प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए राम मोहन ने शिवहन को एक थप्पड़ मारा और उसे, ठीक है, और उसे अपशब्द बोले, ठीक है, और उसे अपशब्द बोले उसे, या फिर आप ऐसे छोड़ सकते, अपशब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है, उसने और उसने गाली दी, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर आपका शब्द, जब आपने ये छोड़ा है ना, पाठक अपने आप समझ जाएगा कि यहाँ पर अपशब्द हैं, ठीक है। हम जब अपशब्द लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, या फिर हम अपशब्द के लिए, या फिर हम ये इसका तब करते हैं जब हमें कोई चीज अधूरी सस्पेंस में छोड़नी होती है, ठीक है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम टिप्स, साहित्य में मैंने आपको बताया ना, साहित्य में कहानी लिखते हैं या फिर किसी और तरीके से आप साहित्य लिखते हैं, ठीक है, ज्यादातर कहानियों में, उपन्यास में ही प्रयोग होता है इसका, ठीक है, तो आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक क्या होता है? पुनरुक्ति सूचक, ये देखिए सिंबल आपके सामने बना हुआ है, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। परिभाषा, शब्द की पुनरावृत्ति, शब्द की पुनरावृत्ति मतलब जैसे, जैसे आपने लिखा आज, ठीक है, सोमवार है, ठीक है। अब अगला वाक्य में लिखा, ये है हटा दीजिए, है हटा देते हैं, आज सोमवार है, ठीक, आगे मान लीजिए है लिखा हुआ है, ठीक। अभी ये हम नीचे अगली लाइन लिख रहे हैं, तो अगली लाइन में कल मंगल, मंगल, अभी जो वार है, ये वार की जगह पे हम ये सिंबल प्रयोग करेंगे, ये देखिए सिंबल प्रयोग करेंगे, ये सिंबल। ऊपर जो वाक्य दिया गया है या जो शब्द दिया गया है, उस शब्द को हूबहू नीचे उतारना चाहते हैं, बार बार लिखना नहीं चाहते, तो उसकी जगह हम ये प्रयोग करते हैं। हम जब टाइम टेबल बनाते हैं, आपने देखा होगा, आप लोग जब टाइम टेबल बनाते हो, तो ये जैसे टाइम टेबल बनाते हो, उसमें तो बहुत ज्यादा इसका प्रयोग करते हो, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हो। यहाँ आपके हफ्ते होते हैं, संडे, मंडे, इस संडे को तो आपकी छुट्टी होती है, संडे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ठीक है, और यहाँ पर आपके होते हैं सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। तो यहाँ पर आप क्या बनाते हो, जैसे मंडे को पढ़ाया जा रहा है वो सब्जेक्ट, ठीक है, ट्यूसडे को पढ़ाया जा रहा है, तो आप क्या करते हो, ये सिंबल लगाते हो, ये सिंबल, इस दिन भी पढ़ाया जा रहा है, 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 ठीक है, ये भी पढ़ाया जा रहा है, ये भी पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें आप ऐसे प्रयोग करते हो। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, ये क्या है आप समझ पा रहे हैं? नाम आपने नहीं सुना होगा, इसका प्रयोग बहुत किया है, ठीक है, इसको बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अब ध्यान रखिए, जो आप 11 बना देते हो ना, वो 11 नहीं होता है, ये 11 जो बना देते हो, ठीक, ऐसे ऐसे 11 जैसा लगता है वो, ये डबल कॉमा होते हैं जो नीचे ले जाते हैं, ये देखिए, मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हम खींचते हैं इसको, बनाते हैं, तो ठीक है, ये देखिए परिभाषा, शब्द की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन, उस वाक्य जो शब्द होता है, उस शब्द को बार बार जब दोहराते हैं तो इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे, ठीक है, उदाहरण धीरे धीरे, अभी मैंने आपको उदाहरण बताया फिलहाल, तो ट्रिक देखिए, रिपीट होता है, ठीक है, एग्जाम टिप एमसीक्यू में आता है, ओके। नंबर 15, ठीक है, 15 में है विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह, त्रुटिपूरक, इसका भी आप प्रयोग करते हैं, पर आपको पता नहीं है, इसका नाम नहीं पता, नाम याद देखिएगा, त्रुटिपूरक चिन्ह, जैसे कल मैं आऊंगा, अब आप नहीं लिखना भूल गए, एप्लीकेशन लिख रहे थे उसमें नहीं लिखना भूल गए, यहाँ जगह नहीं है, तो आप इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, ये देखिए, जब हम कहीं पर
कोई हमारा शब्द छूट जाता है और वहां पर जगह नहीं बची होती, तो हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं जिस जगह पे इसका प्रयोग मतलब जहां पर ये होना चाहिए था, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर हम उसको लिख देते हैं। ये देखिए, ये आपका चिन्ह है, ठीक है, यहाँ मैंने ये प्रयोग किया है और नहीं हमने क्या करा है, ऊपर लिख दिया है। ये देखिए, समझ में आ रहा है? चलिए, ये तो मैंने आपको उदाहरण बताया। चलिए, अब इसका उदाहरण यहाँ भी देख लेते हैं। वह नहीं गया, ठीक है, वह नहीं गया। अब इसमें इन्होंने उदाहरण गलत दिया हुआ है, मैंने जो उदाहरण दिया आप उसको देखिए, ठीक है। करेक्शन, हम इसका करेक्शन करते हैं। जैसे जो नहीं था, अभी मैंने आपको बताया, वो गलत ही तो हो गया था, वो छूट गया था, तो वो नहीं हमने ऊपर लिखा, उसको करेक्ट करने के लिए हमने ऊपर लिखा, तो ये करेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। करेक्शन ही तो हुआ है। एग्जाम टिप्स, कॉपी सुधार में ज्यादातर आप लोग जब ट्यूशन में गलत कर देते हो या कॉलेज में आप कोई चीज छूट जाती है तो उसको ऊपर लिखते हो, तो ये करेक्शन के लिए कॉपी में सुधार होता है, ठीक है। बस नाम इसका याद रखिएगा। अपग्रह, ये अपग्रह आपने ये सिंबल देखा होगा। कब देखा होगा आपने? ये संस्कृत की अपनी किताब में देखा होगा। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। परिभाषा, संधि भंग। उदाहरण, राम अवतार। ठीक, ट्रिक, संधि ब्रेक उसको बोलते हैं, ठीक है, ये तोड़ने का काम करता है। और एग्जाम टिप क्या है? संस्कृत निष्ठ शब्द, ये संस्कृत में आपने देखा होगा, ये एस टाइप का जो होता है, इसको आपने संस्कृत में ही देखा होगा जो प्रयोग होता है, ठीक है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, तो हिंदी के हिसाब से ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका संस्कृत का है ये, मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया था। तुल्यता चिन्ह, तुल्यता मतलब बराबरी का चिन्ह, ठीक है, समानता का चिन्ह, इसको आप बोलते हैं इज इक्वल टू, ठीक है, अंग्रेजी में इज इक्वल टू। परिभाषा, समानता, ठीक है, दोनों को बराबर दिखाना। जब ये इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो इधर की चीज और इधर की चीज दोनों बराबर होती हैं, दोनों बराबर होती हैं, ठीक। उदाहरण, दो प्लस दो, दो प्लस दो इज इक्वल टू चार, दो प्लस दो बराबर चार, यानी दो और दो, इधर जो लिखा है और इधर जो लिखा है दोनों बराबर हैं, समझे आप? ट्रिक इसकी, इक्वल, इक्वल मतलब बराबर, ठीक, समानता बताते हैं। एग्जाम टिप, एग्जाम टिप क्या है? गणित और व्याकरण दोनों में इसका प्रयोग बहुत होता है, ठीक है, गणित तो अधूरी है इसके बिना, ठीक है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह क्या होता है? जैसे हाइपन होता है आपका योजक चिन्ह, उससे ये थोड़ा बड़ा होता है, और ये इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है, इसमें आप और योजक चिन्ह में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह छोटा होता है, ठीक। परिभाषा, विशेष बल या अचानक ठहराव, तब इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, वह आया और चला गया, बीच में हमने ठहराव लिया, बीच में हम ठहराव लिया, वह आया और चला गया। शब्द सुनिए, वह आया और चला गया, बीच में ठहराव ले रहा हूं, तो इस ठहराव को, ठीक है, जोर दे रहा है, वह आया और चला गया, ठीक, हम जोर दे रहे हैं किस बात पे? आने के बाद चला गया, ठीक। आधुनिक लेखन में, आधुनिक लेखन में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आप उपन्यास में देखेंगे तो उपन्यासों में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है, कविताओं में तो नहीं होता है, और गद्य जो होती है, गद्य में काफी प्रयोग होता है, ठीक है, और काफी सारे उदाहरणों में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक। ये हमारा 18 नंबर, ठीक हो गए सारे 18। अब देखिए, ऑल इन वन ट्रिक क्या है, देखते हैं। पूरी बात, सवाल भाव, सूची, समझो, जोड़ो, बताओ, सुधारो। सबसे पहले आपको देखिए उनकी परिभाषा देखनी पड़ेगी, उसके उदाहरण देखने पड़ेंगे, उनके ट्रिक्स देखने पड़ेंगे, ट्रिक्स उनके सिंबल हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो आपने प्रयोग, प्रयोग तो सारे किए हैं, बहुत से ऐसे जिनको आपने प्रयोग किया उनके नाम नहीं जानते थे, तो वो आज आपने जाने इस वीडियो में। और सबसे जरूरी है कि आप उसको देखें, पढ़ें, लिखें, जब तक कभी कॉपी में नहीं लिखेंगे आपको याद नहीं होंगे, ठीक है, तो उनको जानिए, ठीक है, और प्रयोग प्रयोग करते समय उनको, अगर आप प्रयोग करते तो आपको नाम पता होनी चाहिए, ठीक है। फाइनल एग्जाम टिप्स, फाइनल एग्जाम टिप्स क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कौन कौन से? आपका पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, और उसके साथ साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये आपके तीन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका परिभाषा, परिभाषा क्या? सॉरी, कॉमा भी है आपका, कॉमा भी है इसमें, ठीक है। फुल स्टॉप यानी विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, और आपका क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, और आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। परिभाषा,
छोटी और उदाहरण साफ रखें। जैसे मैं हर बार कहता हूँ आपसे, परिभाषा ज़्यादा बड़ी करने की जरूरत नहीं है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस रिक्त स्थान दोनों में आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब आके आपका वाक्य लिखा हुआ, यहाँ आपका वाक्य लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जगह छूटी हुई, कि खाली जगह में बताइए कौन सा जो है आपका जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग हो। तो सही विराम चिन्ह का प्रयोग करने के लिए आता है। MCQ में जैसे होगा, MCQ में पता क्या होगा, MCQ में जैसे ये आपका सवाल दे दिया गया, नीचे आपके 4 ऑप्शन दे दिए गए, कहा गया कि इसके अंत में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, इसका, इसका या इसका या इसका। आपको जो सही लग रहा है उस पर टिक करिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला है गलत विराम चिन्ह पूर्ण वाक्य। अब जैसे मान लीजिए सवाल पूछा गया, तुम कहाँ गए थे, टीचर पूछ रहे हैं तुम कहाँ गए थे, टीचर क्लास में आ गया, बच्चा नहीं था, तुम कहाँ, वो आया तो उससे पूछा तुम कहाँ गए थे। तो अब उसकी जगह पे तुम कहाँ गए थे की जगह पे हम विराम का प्रयोग नहीं करेंगे, ना कॉमा का प्रयोग करेंगे, और ना ही हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो जब तक आप सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक जो वाक्य है वो शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज आपने जो है विराम चिन्ह जो थे उनके बारे में समझा, जाना, और बहुत से ऐसे विराम चिन्ह जिनका आप प्रयोग करते हैं और आपका नाम नहीं पता थे, तो वो भी आज आपने जाना इस वीडियो में। तो अगर आपसे आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल आपका है, तो आप कमेंट करिए अपने सवाल, ठीक है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है।